हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी उस प्रक्रिया के अधीन जो कि लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश की गई है। अब इस प्रक्रिया के बारे में जो कि लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश की गई है, जिसके थ्रू एक व्यक्ति को उसके पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से अलग किया जा सकता है, उसको सीआरपीसी के चैप्टर 5 में दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर 5 में दिए गए अरेस्ट के प्रोविजंस के बारे में, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था और एक व्यक्ति के जो कि अरेस्टेड पर्सन है उसके राइट्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। वैसे तो सीआरपीसी के मामले में जो अरेस्ट के प्रोविज़न दिए गए हैं उनके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में एक डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं, उसके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल अरेस्ट का हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड क्या था और इसका मीनिंग क्या है और इसके अलावा उस व्यक्ति के राइट क्या हैं जिसको अरेस्ट किया गया है, इसके बारे में एक संक्षेप में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अरेस्ट शब्द का मतलब क्या है। अरेस्ट वर्ड का लिटरल मीनिंग किसी भी व्यक्ति को उसके पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर देना या उसके स्वतंत्रता से वंचित कर देना होता है, जो कि एक लीगल अथॉरिटी या फिर अपेरेंट लीगल अथॉरिटी की तरह दिखने वाले अथॉरिटी के थ्रू एक लॉफुल मैनर में किया जाता है। अरेस्ट के बैकग्राउंड या इसके हिस्ट्री के मामले में मैं आपको दो एस्पेक्ट बताने वाला हूं, जिनमें सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे खुद के भारतीय एस्पेक्ट होगा और दूसरा एस्पेक्ट वो वेस्टर्न एस्पेक्ट होगा। अगर भारतीय परिक्षेत्र में गिरफ्तारी, बंदी या अरेस्ट की बात करें तो इसके बारे में प्रोविज़न ये दिया गया है कि जब स्टार्टिंग में स्टेट उतने डेवलपमेंट फॉर्म में नहीं था, उतने अच्छे इवॉल्व फॉर्म में एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो उस टाइम पर राजा के सामने जो व्यक्ति होता था, जो पार्टी होती थी, जो एक अभियुक्त होता था, वो खुद दोषी को पकड़ के लाता था और अपना सारा मामला बता के फिर उसको सज़ा दिलवाता था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ स्टेट इवॉल्व हुआ, स्टेट का विकास हुआ, तो इसके इस क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन किए गए, इनमें चेंजेस लाए गए। अब बंदी के बारे में, अरेस्ट के बारे में आप एक विस्तृत विवेचन कौटिल्य के सप्तांग स्टेट की थ्योरी में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेस्टर्न क्लू के बारे में। तो इसमें सबसे पहला क्लू या पहला पॉइंट जिसका एक साक्ष्य मिलता है वो लेट 16th सेंचुरी में एक बो स्ट्रीट रनर करके प्रथा थी, जो कि जस्टिस रिचर्ड फोर्ड जो थे उन्होंने स्टार्ट की थी, जिसमें 6 व्यक्तियों को उन्होंने अपने कोर्ट के जो उनके ऑर्डर्स होते थे उनके परसुएंस के लिए 6 लोगों को नियुक्त किया था कि मैं जो जो ऑर्डर करूंगा इसको आपको एग्जिस्टेंस में लाना है, उसको कंप्लाई कराना है। तो उसके लिए उन्होंने 6 लोगों को नियुक्त किया था और वो 6 लोगों को, जो भी क्रिमिनल्स होते थे, उनको पकड़ के लाते थे और उनको जेल तक ले जाने का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे स्टेट का इवॉल्वमेंट हुआ, स्टेट इवॉल्व हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, तो इसमें ढेर सारे एक्ट्स आगे और प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न स्टेट में जो अरेस्ट के प्रोविजन, जो भी अरेस्ट के बारे में व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है, वो आप खुद से देख रहे हैं। भारत में सीआरपीसी के अंतर्गत इसके चैप्टर 5 में अरेस्ट के बारे में प्रोविजन सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 60 तक दिए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि पूरे इस सीआरपीसी में कहीं भी अरेस्ट शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है। हम अरेस्ट वर्ड को केसेस के साथ में, उसके दिए गए एक्सप्लेनेशंस के साथ में समझते हैं। आर चारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया था कि द अरेस्ट इज द एक्ट ऑफ बीइंग टेकन इनटू कस्टडी टू बी फॉर्मली चार्ज विद क्राइम। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अरेस्ट का पर्पस क्या हो सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, किस वजह से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट ये है कि अरेस्ट इस वजह से किया जाता है ताकि एक ऑफेंडर या एक्यूज्ड व्यक्ति वो कानून की पहुंच से दूर न निकल जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि अरेस्ट इस वजह से भी किया जाता है ताकि जो सामने वाले पार्टी है, जिसको नुकसान हुआ है, वो थोड़ी सी निश्चिंत रह सके, उसको दोबारा फिर से नुकसान होने के चांसेस उस केस के मामले में न रह जाएं। अरेस्ट करने की तीसरी वजह ये बताई जाती है ताकि ट्रायल पे एन टाइम पे, एन वक्त के पे जब भी ट्रायल चल रहा हो, तब एक्यूज्ड को सामने प्रस्तुत करने में आसानी रहे। और सबसे लास्ट में अरेस्ट करने की एक वजह किसी भी व्यक्ति को प्रिकॉशनरी प्रोविजन की वजह से, एक प्रिकॉशनरी मेजरमेंट की वजह से भी किया जा सकता है। और अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि राइट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन है, कि आखिर उस व्यक्ति के जिसको अरेस्ट किया गया है उसके राइट क्या क्या हैं। तो सबसे पहला उसका राइट ये होता है कि उसको सारे ग्राउंड्स, जो भी मटेरियल ग्राउंड्स है जिन बेस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, वो बताए जाएंगे ताकि वो अपने डिफेंस के लिए तैयार रह सके। दूसरा पॉइंट ये
ये है कि अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन ने जिसको अरेस्ट किया गया है उसने किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जो कि उसका फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, तो उनको उसके अरेस्ट के बारे में बताया जाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है उसमें कोई प्रोविज़न है कि उसको बेल पे रिलीज़ किया जा सकता है, तो वो सारे प्रोविज़न्स उस व्यक्ति को बताए जाने चाहिए कि हाँ भाई आपको बेल पे रिलीज़ करने का ये प्रोविज़न है, आपका ये राइट है। अरेस्टेड पर्सन का चौथा राइट टू अ फ्री ट्रायल है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है कि हर व्यक्ति को चाहे वो एक्यूज्ड हो या इनोसेंट पर्सन हो उसको फेयर ट्रायल का राइट मिला हुआ है। पांचवें पॉइंट के अंतर्गत एक अरेस्टेड पर्सन को राइट टू अ स्पीडी ट्रायल मिला हुआ है और इसके बारे में ये प्रोविज़न दिया गया है कि हर स्टेट का ये कर्तव्य होता है कि वो हर व्यक्ति को जो कि एक्यूज्ड है जिसको अरेस्ट किया गया है उसको स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड कराए। और छठे पॉइंट के अंतर्गत एक एक्यूज्ड व्यक्ति को राइट टू अ फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड कराया गया है और इसके बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी प्रोविज़न दिया गया है कि हर व्यक्ति को चाहे वो एक्यूज्ड व्यक्ति हो या इनोसेंट व्यक्ति हो उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं है कि वो किसी एक वकील को अफोर्ड कर पाए, तो इस मामले में स्टेट इसके बारे में प्रोविज़न सेटअप करेगा। राइट के मामले में सातवां पॉइंट ये है कि अगर एक्यूज्ड व्यक्ति ने रिक्वेस्ट करी है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू, तो सीआरपीसी में ये प्रोविज़न दिया गया है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। और नेक्स्ट प्रोविज़न में एक एक्यूज्ड पर्सन को राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर या उसके चॉइस के जो भी लीगल प्रैक्टिशनर या एडवोकेट होंगे, वकील होंगे, उनसे कंसल्ट करने का और उनसे सुझाव विचार विमर्श करने का अधिकार भी मिला हुआ है। इसके अलावा एक अरेस्टेड पर्सन को राइट टू बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदाउट डिले और या फिर उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का भी, पेश करने का भी राइट मिला हुआ है। सबसे लास्ट राइट वुमेन से रिलेटेड है। इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी वुमेन को गिरफ्तार करने, अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उनके साथ सबसे पहली चीज़ कि एक वुमेन ऑफिसर का होना ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह कहा गया है कि किसी भी वुमेन को, किसी भी औरत को सनसेट के बाद या सूर्यास्त के बाद और सनराइज़ के पहले या सूर्य उदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये थे सीआरपीसी के अंतर्गत दिए गए अरेस्ट के सारे प्रोविजंस और राइट। आई होप आपको सारे पॉइंट्स और राइट समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस के लिए, क्वेश्चंस के लिए, टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।